हैं लेक्चर नंबर 20 बेसिस एंड डायमेंशन। के बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है और डायमेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो ये जो हमने लेक्चर नंबर 18 और 19 में दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इन दोनों को हम कंबाइन कर दें एक ही सेट के ऊपर, दोनों कॉन्सेप्ट को, तो वो बेसिस की डेफिनेशन को कंप्लीट कर देते हैं। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है बेसिस की? लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड S is equal to V1, V2 to so on Vn। S के अंदर जो है वो कुछ वेक्टर्स हैं, is a finite set of vectors in V। कि ये जो S के अंदर वेक्टर्स हैं ये असल में V के ही वेक्टर्स हैं, मतलब S क्या है? सबसेट है V का। Then S is called basis of V if S is called basis of V if S is linearly independent and V is spanned by S। S is linearly independent। एक सेट linearly independent कब होता है? जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 19 में सीखा था कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो linearly independent होगा अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है, तो ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो इक्वल टू 0 आ जाएं। तो हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स का सेट है V1, V2 to so on Vr, ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। और दूसरी जो बेसिस की कंडीशन है क्या है? V इज स्पैन बाय S, कि ये जो सेट S है पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे। हाँ जी, SWEN2B को क्या मसला हो गया है? यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज आया है। अरे कोड शोड की कोई जरूरत नहीं होगी यार, पूरा सेमेस्टर गुजर गया, आपको अभी तक ज्वाइन नहीं करना आया। कोई कोड की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वो आपसे कह रहा होगा आस्क टू ज्वाइन, आप उसको क्लिक करें। वो नई मीटिंग आपने ओपन नहीं करनी, आपने मेरे वाले ही लिंक को क्लिक करना है। आप नए सिरे से गूगल मीट को ओपन करेंगे, वहां पे वो आपसे कोड मांगेगा, वो नहीं चाहिए। मेरे वाले सेंड किए हुए लिंक को ओपन करें, वहां पे वो आपसे पूछेगा आस्क टू ज्वाइन, उसको क्लिक करें और मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। हाँ, अगर किसी के पास इंटरनेट वीक है, वो आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करता है और वो रिक्वेस्ट मेरे तक नहीं पहुंच पाती, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर छोड़ दे क्लास को, वो फिर वीडियो लेक्चर बाद में सुन ले। अच्छी खासी डिस्टरबेंस बना देते हो तुम लोग। क्या है कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि वेक्टर स्पेस V का सबसेट है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या बन जाता है? ये बेसिस बन जाता है फॉर V इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड V इज स्पैन्ड बाय S। लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है तो ये सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 होने चाहिए। और वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय सेट ऑफ वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है कि क्या डेफिनेशन है कि वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर लिखा जा सके एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी सेट S है, एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। तो आज वाले लेक्चर में इन दोनों कॉन्सेप्ट को, लेक्चर 18 और 19 दोनों कॉन्सेप्ट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास जो ये सेट ऑफ वेक्टर्स है S, ये क्या बन जाएगा? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है? लेट V इज इक्वल टू R क्यूब एंड S इज इक्वल टू E1, E2, E3। ये E1, E2, E3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। क्योंकि R क्यूब है तो E1 की वैल्यू क्या होगी? 1 0 0। E2 की वैल्यू क्या होगी? 0 1 0 और E3 की क्या होगी? 0 0 1। तो then S is equal to E1, E2 and E3 is basis of R cube स्टेटमेंट में ये लिखा है लेट V is equal to R cube and S is equal to E1, E2, E3 be a set of standard unit vectors, then S is linearly independent। ये बात हम लेक्चर नंबर 18 में प्रूव करके आए हैं। एंड R3 is spanned by S, ये बात हम लेक्चर नंबर 19 में प्रूव करके आए हैं। अगर आप इन दोनों लेक्चर्स को ओपन करके देखें तो आसानी से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है और ये जो R क्यूब है ये स्पैन हो जाती है इस सेट ऑफ वेक्टर्स से।
तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है E1, E2, E3, ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, बेसिस है वेक्टर स्पेस R³ के लिए। तो S इज बेसिस फॉर R³। तो बेसिस के लिए क्या है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स ने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। वो दो कंडीशंस क्या हैं कि R जो वेक्टर स्पेस है वो स्पैन हो जाए उस सेट से, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सेट क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा, यही वाली एग्जांपल जो मैंने R3 के लिए यहाँ लिखी थी, इसी को जनरलाइज कर दिया Rn के लिए। तो Rn के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, लेट v इज इक्वल टू Rn एंड s इज इक्वल टू E1, E2 टू सो ऑन En, क्योंकि यहाँ पे अब n स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होंगे। देन s इज बेसिस फॉर Rn। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे R3 के लिए हमने एक इसी सेट को जनरलाइज किया है सिर्फ Rn तक। तो एग्जाम्पल 2 का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट अहम है। नेक्स्ट हमारे पास है, नोट दैट द बेसिस इन अबव एग्जांपल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn। अच्छा, ऐसा होता है कि एक ही वेक्टर स्पेस के लिए हमें एक से ज्यादा बेसिस मिल जाती हैं। तो ये वाली जो बेसिस है, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट v1, v2 एंड v3, ये आपको तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। शो करना है हमने कि ये जो तीन वेक्टर्स का सेट है ये बेसिस बना देता है R³ की। तो बेसिस के लिए पहली कंडीशन क्या कि इन तीनों वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लेक्चर नंबर 18 को जरा हम देख लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने क्या करना होता है। हमने इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 ले लेना है और शो ये करना है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स यूज किए थे वो सारे के सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 आएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम ये करते हैं k1v1 प्लस k2v2 प्लस k3v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से इनको सारा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। इस मैट्रिक्स को जब हमने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ से हमें ये पता चला कि k3 की वैल्यू आ जाएगी 0, और जब k3 की 0 है तो बाकी सब की भी 0 आ जाएगी। जैसे कि ये इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसमें k3 की वैल्यू पुट की, k2 0 आ गया, k3 भी 0, k2 भी 0, तो k1 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लेके चले थे, सारे के सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 आ गए, तो क्या पता चला कि v1, v2 एंड v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड कंडीशन बेसिस की, कि ये जो क्वेश्चन में तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास 11-15 के बाद आए हैं, ये इस बात को याद रख लें कि ये जो लिंक मैंने आज दोबारा शेयर कर दिया, आज के बाद अगर मुझे किसी ने कहा कि लिंक दोबारा शेयर करें तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आप याद रख लें कि इसी लिंक को आपने हमेशा ज्वाइन करना है। सैटरडे को भी इसी लिंक को ज्वाइन करना है, संडे को भी इसी लिंक को ज्वाइन करना है। और 11-15 के बाद मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसकी एब्सेंट लगाऊंगी, उसके मार्क्स और उसका रिजल्ट जो है वो फिर देखा जाएगा कैसा बनता है। 11-15 के बाद मैं किसी को यहाँ ऐड नहीं करूँगी। ये जिस किसी का माइक्रोफोन ऑन है ये बंद कर दे, मैं उसको वरना रिमूव कर दूंगी। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन में बेसिस की क्या था कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो बेसिस बनता है वेक्टर स्पेस की कि अगर वो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी कंडीशन के वो वेक्टर स्पेस स्पैन होती हो इस सेट ऑफ वेक्टर्स से। तो अब एग्जाम्पल 3 में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन तो चेक कर ली हुई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि R3 स्पैन हो जाए सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि क्वेश्चन में गिवन वेक्टर्स हैं। कौन कौन से, v1, v2 एंड v3 क्वेश्चन में गिवन वेक्टर्स, ये v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर और ये v3 वेक्टर। तो स्पैनिंग के लिए हम क्या करते होते हैं, लेक्चर नंबर 19 में जैसे मैंने आपको सिखाया,
हम एक जनरल वेक्टर ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लेने, बल्कि जनरल वेक्टर के W वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स हैं W1, W2 एंड W3, और हम ये कह देते हैं कि ये जो W वेक्टर है इसको लिखा जा सके एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स V1, V2 एंड V3, मतलब W वेक्टर इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3। V1, V2, V3 की जगह पे हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आया, यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स बना। ये जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, जो कि हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है तो इसका मतलब है कि हम इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब इसका सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना है, अगर इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि हम K1, K2 और K3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ही ये है कि हम K1, K2 और K3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हम K1, K2 और K3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं तो इस बात का मतलब क्या है कि W वेक्टर जो है उसको लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 एंड V3। So R cube is spanned by vectors V1, V2 and V3। So V1, V2, V3 का जो सेट है ये बेसिस बन जाता है R cube के लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे मैम जी मैम डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम चेक करेंगे K1, K2 और K3 की वैल्यूज निकाल कर, या फिर वैसे लिख देंगे नीचे जैसे आपने लिखा है? वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि हमें ये चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं क्या ये बेसिस बन जाते हैं R क्यूब की। ये शो दैट V1, V2 एंड V3 फॉर्म बेसिस ऑफ R क्यूब। तो बेसिस ऑफ R क्यूब चेक करने के लिए हमें सिर्फ इतना पता चल जाना चाहिए कि R क्यूब जो है वो R क्यूब की बाद में हम जनरल बात कर लेते हैं कि हमें सिर्फ इतना पता चल जाना चाहिए कि V इज स्पैन बाय सेट ऑफ वेक्टर्स, कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है या V1, V2 और V3 जो वेक्टर्स हैं ये स्पैन कर देते हैं पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को। तो स्पैन के लिए लाजमी नहीं है कि हम K1, K2 और K3 की वैल्यूज बताएं, हम सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमें मैम इस चीज की, हाँ जी मैम तो इस तरह फिर हम ऊपर भी अकेला डिटर्मिनेंट लेके चेक कर सकते थे, अगर उधर भी नॉन जीरो आता तो हम कह देते कि वो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा फर्क है कि अगर हमारे पास सिस्टम होता है ना होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो वहाँ हम सिर्फ डिटर्मिनेंट के नॉन जीरो आने से नहीं कह सकते। ये वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो हम सिर्फ डिटर्मिनेंट के नॉन जीरो आने से होमोजेनियस के केस में ये बात नहीं कह सकते कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब दूसरे पार्ट में हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना, वो नॉन होमोजेनियस है, ये वाला। तो नॉन होमोजेनियस के केस में हम ये बात कर सकते हैं कि अगर उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो जरूर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर होगी बात? यस मैम। ठीक है, तो अब हमें बस ये पता चल जाना चाहिए कि K1, K2 और K3 की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, बस। इससे आगे क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी है, तो बजाय इसके कि हम इसमें K1, K2, K3 की वैल्यूज निकालने लग जाए, हम उस चीज को सिर्फ इस बात से जज कर लेते हैं कि हाँ वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। अगर निकाली जा सकती हैं तो इस बात का मतलब है कि W वेक्टर को लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 एंड V3। तो अगर W वेक्टर को इस तरह लिखा जा सकता है, इस बात का मतलब है कि R क्यूब इज स्पैन बाय V1, V2 एंड V3। तो बेसिस की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई कि V1, V2 और V3 का जो सेट ऑफ वेक्टर्स था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ गया, जैसे पार्ट 1 में हमने शो किया, और पार्ट 2 में हमने ये भी शो कर दिया कि R क्यूब जो है वो स्पैन हो जाती है इन तीनों वेक्टर्स से। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये बेसिस बना देता है R क्यूब की। ये जो एग्जाम्पल 3 है, बिल्कुल इसी को यूज करते हुए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म बेसिस फॉर R2। ये आपको दो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपने ये चेक करना है इनमें से कौन सा सेट ऑफ वेक्टर्स ऐसा है जो बेसिस बना देता है R2 की। मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में आपने एक ही काम करना है कि इन दोनों वेक्टर्स को चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
और साथ ही साथ ये चेक करना है कि R2 जो है ये स्पैन हो जाती है इन दोनों वेक्टर से। इसी तरह से पार्ट बी में भी यही काम करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म बेसिस फॉर आर क्यूब, के ये आपको दो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनको बारी बारी चेक करना है कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस बनाता है आर क्यूब की। इसमें भी दो कंडीशंस चेक करनी है, फिर इसमें भी वही दो कंडीशंस कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस बनाता है आर क्यूब की या फिर ये बेसिस नहीं बनाता। जी अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी, नो क्वेश्चन।